friends, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan. I hope आप सभी अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी मस्तियाँ भी कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब सारी मस्तियाँ भी करते रहिए, लेकिन साथ साथ में थोड़ी थोड़ी सी पढ़ाई भी करते रहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी पार्ट फर्स्ट। ओवरव्यू, अवलोकन। द पर्पस ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूलभूत विचारों से आपका परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करने जा रहे हैं। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। वेयर एज सेवरल अदर activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. पालमपुर में खेती के अलावा लघु स्तरीय विनिर्माण यानी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज, डेयरी, परिवहन आदि जैसे अन्य क्रियाएं भी सीमित स्तर पर की जाती हैं। यहाँ क्रियाओं से तात्पर्य यानी क्रियाओं का मतलब आर्थिक क्रियाओं से है। आर्थिक क्रियाएं वो सभी एक्टिविटीज होती हैं जो अर्निंग के पर्पज से यानी हम धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं। ठीक है। These production activities need resources, man-made items, human effort, money, etc. इन सभी उत्पादन क्रियाओं के लिए हमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव प्रयास और मुद्रा इत्यादि। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा यानी पता चलेगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं, या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न संसाधनों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। Now, introduction, परिचय। Palampur is well connected with neighboring villages and towns. पालमपुर अपने आसपास के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। रायगंज, a big village, is 3 kilometers from Palampur. रायगंज जो कि एक बड़ा गांव है, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of Shahpur. प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। ठीक है। अर्थात जो पालमपुर है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो वेल डेवलप्ड है, और वहाँ पर जो है ऑल वेदर रोड है, मतलब वहाँ पक्की सड़कें हैं जिसमें जो है हम किसी भी मौसम में रायगंज तक और शाहपुर जो कि छोटे कस्बे हैं वहाँ तक आराम से हम किसी भी मौसम में पहुँच सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, जो जनरली जो गांव होते हैं वहाँ पे कच्ची सड़कें होती, मिट्टी की सड़कें होती हैं, जिन पर हम बारिश के मौसम में
ठीक है। बारिश के मौसम में जो कच्ची सड़कें होती हैं वो खराब हो जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में बारिश के मौसम में हम कच्ची सड़कों द्वारा हर स्थान पे नहीं पहुंच पाते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है इसके अपोजिट है, जो हमारा पालमपुर है वो वेल कनेक्टेड है, वहाँ पर सड़कें वेल मेंटेन्ड है और ऑल वेदर रोड्स हैं। यहाँ पे हम आराम से किसी भी मौसम में रायगंज और शाहपुर तक आराम से पहुँच सकते हैं। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies, wooden carts down from buffaloes, loaded with jaggery, gur and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. इस सड़क पर यानी पालमपुर की सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर कई अन्य तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। दिस विलेज हैज अबाउट 450 families belonging to several different castes. इस गांव में यानी पालमपुर में लगभग 450 परिवार रहते हैं। The 80 upper caste families own the majority of land in the village. पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी, ठीक है, पालमपुर गांव में अधिकांश जो भूमि है उसके स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं, ठीक है। यानी पालमपुर में कुल 450 फैमिलीज हैं, इनमें से 80 फैमिली अपर क्लास के लोगों की है और गांव की ज्यादातर जो लैंड है उस पर इन्हीं 80 फैमिलियों का स्वामित्व है, ठीक है। Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. इन उच्च जातियों के मकान जिनमें से कुछ बहुत बड़े ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। The SCs, Dalits, comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. अनुसूचित जाति यानी दलित लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या का 1/3 है, यानी गांव की कुल संख्या के 1/3 अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लोगों की है। ये गांव के एक छोटे से कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं। एससी जाति के लोगों के जो घर हैं वो मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। अधिकांश घरों में बिजली का कनेक्शन है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स all the tubewells in the fields and is used in various types of small business. खेतों में सभी नलकूप यानी ट्यूबवेल्स बिजली से ही चलते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर has 2 primary schools and 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है। There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक निजी औषधालय यानी प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहां पर रोगियों का उपचार किया जाता है। द डिस्क्रिप्शन above shows that Palampur has fairly well developed
systems of roads, transport, electricity, irrigation, school and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. अब तक ऊपर दिए गए विवरण से आप समझ गए होंगे कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधाओं की तुलना आप अपने निकट के गांव में उपस्थित सुविधाओं से कीजिए। द स्टोरी ऑफ पालमपुर, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। अन्य उत्पादन गतिविधियों में, जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, परिवहन, दुकानदारी इत्यादि भी शामिल है। ठीक है, यानी भारत में प्रोडक्शन का सबसे जो मेन एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर है और अदर एक्टिविटीज में आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी छोटी फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और दुकानदारी शामिल है। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बारे में विचार करेंगे। तो ये था जो है पालमपुर विलेज का बैकग्राउंड। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। There are 4 requirements for production of goods and services. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। The first requirement is land. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है? लैंड। ठीक है, तो देन द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड। नाउ एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। The second requirement is labor. People who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमने देखा भूमि की होती है तथा कुछ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें होती है श्रम की, अर्थात जो लोग काम करेंगे, जो लोग प्रोडक्शन के लिए काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है।
उत्पादन क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें हमें शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। ठीक है, तो जो दूसरी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हमें वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए, वो होता है लेबर या श्रम। ठीक है, लेबर या श्रम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ तो जो है मेंटल एक्टिविटीज की जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे श्रमिक होते हैं, कुछ ऐसे श्रम संबंधी क्रियाएं होती हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा स्किल्ड पीपल की जरूरत होती है, जो कि मेंटली कार्य करते हैं, मानसिक कार्य ज्यादा करते हैं। दूसरी तरह की जो उत्पादन क्रियाएं होती हैं उनमें हमें शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की जरूरत होती है, यानी जो पढ़े लिखे कम भी हों लेकिन शारीरिक श्रम ज्यादा करते हों। इस प्रकार प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। नाउ द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स required at every stage during production। तीसरी आवश्यकता हमें भौतिक पूंजी की होती है, यानी मनी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जनरली हमें वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए मेनली 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें से हमने 3 चीज़ें देखी। पहला लैंड यानी भूमि, सेकंड श्रम यानी लेबर, इसमें जो है फिजिकल लेबर और स्किल लेबर, 2 तरह के लेबर्स हो गए हमें। नाउ जो थर्ड रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल कैपिटल की होती है। ठीक है, भौतिक पूंजी की होती है। हमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के समय तरह तरह की जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है, परचेज करना पड़ता है। ठीक है, उन सभी के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल यानी पूंजी चाहिए। What are the items that come under physical capital? क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? आइए देखते हैं। फर्स्ट, टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स। Tools and machines range from very simple tools such as a farmer plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tool, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. पूंजी के अंतर्गत जो फर्स्ट है उनमें आता है टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, अर्थात टूल्स मीन्स औजार, मशीन एंड बिल्डिंग्स मीन्स भवन। ठीक है, तो औजार, मशीन और भवन ये फिजिकल कैपिटल के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। जनरली औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर मॉडिफाइड मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर इत्यादि को शामिल किया जाता है। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों से प्रयोग होता आ रहा है, इसीलिए इन औजारों, मशीनों और भवनों को हम स्थायी पूंजी यानी फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। सेकंड, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, कच्चा माल और नगद मुद्रा। Production requires a variety of raw material such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत जो सेकेंड पार्ट आता है वो है
रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, अर्थात कच्चा माल और नकद मुद्रा। ठीक है, कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई तरह के कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला मिट्टी। ये क्या है? रॉ मटेरियल्स है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए यानी पे करने के लिए और ज़रूरी सामान खरीदने के लिए हमें पैसों की भी आवश्यकता होती है। इस तरह रॉ मटेरियल्स और नगद मुद्रा यानी मनी कार्यशील पूंजी कहलाती हैं। ठीक है, यानी जो रॉ मटेरियल है और मनी है इसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Unlike tools, machines and buildings, these are used in production. औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह देख सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है वो फिजिकल कैपिटल की होती है। फिजिकल कैपिटल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उसमें आपका टूल्स, मशीनें और बिल्डिंग्स आती हैं, जो कि एक बार खरीद लिए जाने के बाद या एक बार बनाए जाने के बाद कभी खत्म नहीं होती, वो फिक्स्ड होती हैं काफ़ी टाइम तक। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड नंबर पे आता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी कार्यशील पूंजी, जो कि उत्पादन क्रिया की प्रोसेस में यानी उत्पादन क्रिया के दौरान कभी कभी समाप्त हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदा, उसको हम उपभोग कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जब पैसे होते हैं जब हम पे कर देते हैं तो वो क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्यशील पूंजी है वो उत्पादन क्रिया के दौरान खत्म होती हैं। तो इस तरह जो कैपिटल है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जैसे मशीन, टूल्स और बिल्डिंग, और वर्किंग कैपिटल जैसे कि मनी एंड रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अब तक हमने जो है सर्विसेज और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए जो चार नेसेसरी चीज़ें हैं उनमें तीन के बारे में पढ़ा। फर्स्ट लैंड, सेकेंड लेबर। ठीक है, लेबर टू टाइप्स के, एक तो स्किल्ड लेबर या मेंटली वर्क करने वाले पीपल्स, और दूसरा फिजिकल लेबर। थर्ड है कैपिटल। कैपिटल भी टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आइए हम चौथी रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक चौथी आवश्यकता भी होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल and produce an output either to use yourself or to sell in the market. आपको स्वयं उपभोग के लिए या बाजार में बेचने के लिए उत्पादन हेतु भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ इनको बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ज्ञान चाहिए, हमें लेबर चाहिए, तो हमें ज्ञान चाहिए और इंटरप्राइजेस चाहिए यानी उद्यम चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? नॉलेज एंड इंटरप्राइज। ठीक है, क्या है? नॉलेज एंड इंटरप्राइज यानी ज्ञान और उद्यम। ठीक है, फिजिकल कैपिटल, सॉरी, these days is called human capital. We shall learn more about human capital in next chapter. आजकल इसे सम्मिलित रूप से यानी नॉलेज और इंटरप्राइजेस को हम सम्मिलित रूप से मानव पूंजी कह सकते हैं, ह्यूमन कैपिटल कह सकते हैं। मानव पूंजी के विषय में हम और अधिक अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।
Picture 1.2, a factory with several laborers and heavy machines. फिगर नंबर 1.2 में, चित्र 1.2 में कारखाने में मशीनों पर काम करते हुए श्रमिकों को दिखाया गया है। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital. उत्पादन भूमि, श्रम, पूंजी को संयोजित करके, संगठित करके होता है। ठीक है, इससे से देख सकते हैं कि जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है वो लैंड यानी भूमि, लेबर यानी श्रम, फिजिकल कैपिटल यानी भौतिक पूंजी और ह्यूमन कैपिटल यानी मानव पूंजी के सम्मिलित प्रयासों से होता है। ठीक है, इस तरह से हमें पता हो गया कि अब जो प्रोडक्शन है उसके लिए 4 चीजें कौन सी जरूरी होती हैं। पहला क्या है, लैंड है, दूसरा लेबर, तीसरा फिजिकल कैपिटल और चौथा ह्यूमन कैपिटल। तो इन चारों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, बार बार इसलिए एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको वो चीजें याद हो जाएं। ठीक है, नाउ as we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक जानेंगे। सुविधा के लिए हम इस अध्याय में भौतिक पूंजी यानी फिजिकल कैपिटल को ही कैपिटल कहेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को जो हम आगे पढ़ेंगे तो जहां भी कैपिटल वर्ड आएगा तो हम ह्यूमन कैपिटल नहीं बल्कि फिजिकल कैपिटल को दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो ये था रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इस तरह आज हमने पालमपुर गांव के बैकग्राउंड और प्रोडक्शन के लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में हमने पढ़ा। नाउ फार्मिंग इन पालमपुर में खेती हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।